नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़े प्रोग्राम को लेकर। आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है और बताया जा रहा है कि 12 मई को एक बार फिर से बातचीत होगी। पाक डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। 4 दिन के एक्शन में यहां टूट गई पाकिस्तान की कमान, लेकिन फिलहाल 12 मई को दोनों डीजीएमओ में यहां बातचीत होगी और पाकिस्तान की ही अपील पर यह फैसला लिया गया था। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बताते चले, जहां पर देखिए 12 मई तक अब किस तरह का काम यहां पर किया जाएगा, क्योंकि 12 मई दोपहर 12 बजे बातचीत हो रही है और उसके बाद आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर डीजीएमओ की भी बातचीत होगी, लेकिन सीज फायर किया गया है और दोनों देशों के आपस के समझौते को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की गई। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया कि हाँ ठीक है, दोनों देशों ने अपनी सहमति जताई है, आप दोनों देशों को बधाई है। लेकिन उस बीच में डीजीएमओ की जो बैठक है वो 12 मई को होनी है और 12 मई को क्या कुछ यहाँ बड़ा फैसला रहेगा, इस पर चिंतन मंथन करना जरूरी है। चलिए जल्दी से पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात आप देखिए ब्रिगेडियर धीमान, जिस तरह से सीजफायर कहा गया आज, लेकिन भरोसा कितना किया जा सकता है पाकिस्तान पर? देखिए, भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जहां तक सीज फायर का सवाल है, ये सिर्फ एग्रीमेंट सिर्फ फायर रोकने के लिए है। इसमें हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी का क्या करेंगे। हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम क्या डिप्लोमेटिक मेजर्स लेके पाकिस्तान को एफएटीएफ में डलवाना है या दूसरे मेजर्स लेने हैं, या हमने उनके ऊपर इकोनॉमिक मेजर्स लेने हैं, या हमने उनके अगेंस्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करने हैं, किस तरीके से करने हैं, साइबर वॉरफेयर करना है। हमारा उसके ऊपर कोई नहीं है, तो हम अपना काम जारी रखेंगे। सिर्फ यही था कि यदि आज का जो दिन था, आज का जो हमला पाकिस्तान ने किया था, वो मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था 5 बजे, 1:30 बजे तक वो जम्मू, सांबा और पठानकोट तक पूरा दहला था। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे और उसी डोमेन में देंगे, तो आज रात को ये समझा जा रहा था कि बहुत जबरदस्त धमाका होगा, एक बहुत जबरदस्त हमला होगा। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। हालांकि उनकी ऑलरेडी एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका था, उनकी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय किया जा चुका था, उनके टेररिस्ट नेटवर्क को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय किया जा चुका था। तो उसके बावजूद अगर ये इस किस्म की कोई आशंका थी या उसकी चलते ये सीज फायर हुआ है, तो ये एक एज ए मिलिट्री मैन आई वुड से कि मेरे लिए अच्छी खबर नहीं थी। परंतु ओवरऑल ये एक सही रैशनल डिसीजन लगता है प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि आप बाकी जो नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं उनको हम बरकरार रखेंगे और पाकिस्तान को फिर तभी भी हम उनको पूरी की तरह पूरा उनके नीज पे ला के छोड़ेंगे ताकि वो भारत में आतंकवाद का खिलवाड़ बंद करे। अब जिस तरह से बताया गया कि 12 मई को बैठक होगी और 12 बजे आप देखिए ये बैठक नहीं होगी, बातचीत होगी, और बातचीत करने के बाद क्या फैसला होगा, इस पर अब हर किसी का ध्यान था कि 12 मई को क्या होने वाला है। लेकिन हमेशा से जब पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात कही जाती है तो पीठ पर वार जरूर वो करता है। बिल्कुल सही बात कही आपने आशा। आप देखिए आज ही इसका उल्लंघन हुआ है। नौशहरा, सुंदरबनी, आरसपुरा सेक्टर्स में फायरिंग हुई है और अभी मुझे खबर मिली है कि एक एरियल अटैक बख्शीनगर में भी हुआ है। कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मेरे को किसी ने ट्वीट किया है। तो ये देखिए साफ जाहिर करता है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की फौज जो है एक जिहादी फौज है, ये एक रोग आर्मी है, इसमें कमांड एंड कंट्रोल का मायना ही नहीं होता है, इसलिए आप इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार 15 दिसंबर के बाद पाकिस्तान ने 71 की लड़ाई में भी वेस्टर्न सेक्टर में कितनी वायलेशंस की थी, कारगिल में जाते जाते माइंस लगा दी थी। तो ये एक रोग आर्मी है, तो इसलिए इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बात है 12 मई को बातचीत होगी, उसके बाद क्या। देखिए 12 अभी जो हालात क्या है, भारत ने जितनी भी ट्रीटीज थी, खासकर इंडस वाटर ट्रीटी और बाकी जितने पायलट वो थे, उनको उन्होंने भारत ने तो अपनी तरफ से सस्पेंड किया था। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करके जितने भी जो अरेंजमेंट थे शिमला एग्रीमेंट की, दोनों जो बातचीत होगी, बायलैटरल सॉल्यूशंस होगी, उसको रद्द कर दिया। तभी सीजफायर वायलेशन भी हुई। अब नए तौर पे हमें एग्रीमेंट्स करनी पड़ेंगी।
और मुझे नहीं लगता कि अब भारत मानेगा, क्योंकि भारत डॉक्टर राम, अब सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि एक बार अगर सीज फायर हुआ है तो उसका उल्लंघन अगर होता है तो फिर किस तरह से कार्रवाई यूएनओ के अंदर हो सकती है? क्योंकि अगर सामने से आप सीज फायर कर देते हैं और फिर अगर आप दोबारा से फायरिंग शुरू कर देते हैं तो कार्रवाई तो लाजमी है कि नहीं? किस तरह की कार्रवाई रहेगी फिर? देखिए, यूएनए का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज की तारीख में यूएनओ एक औपचारिक संस्था मानकर रह गई है। वो कोई डिसीजन लेती है, वो किसी तरह का इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास है क्या, कौन से पावर हैं? अब तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर कर रहे हैं। क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, हमने पुतिन को क्या क्लियर कट कह दिया था, ये कहा था आज का समय युद्ध का समय नहीं है, समस्या का हल डिप्लोमेसी और डायलॉग के साथ होना चाहिए थे। वो हमारा मूल मंत्र था, विश्व बंधुत्व का एक संकेत था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी आकर हमको जो है झापट मार के चला जाएगा। अगर हमारी आंख की तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालकर उसके हाथ में रख देंगे, इतनी हमारे में क्षमता है। वो वही सिद्ध करके हमने बता दिया। रहा सवाल, क्या हम ट्रम्प के कहने में आकर, दबाव में आकर ऐसा किया है? हो सकता है राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए ऐसा कुछ कहें, लेकिन नहीं, कतई नहीं। इस समय सबसे बड़ी चीज ये थी कि अगर आप गहराई से देखें आशा जी, तो आप ये देखिएगा कि आखिर पाकिस्तान ने ये हरकत क्यों की। अभी तक जितने भी आतंकवादी हमले पाकिस्तान ने कराए उनमें कभी धर्म पूछकर किसी को गोली नहीं मारी। उन्होंने धर्म पूछकर गोली इसीलिए मारी थी कि जिससे कि देश में रिएक्शन हो और यहाँ दंगे फसाद हो जाए। लेकिन भारत की जनता को सलाम, उन्होंने पाकिस्तान के षड्यंत्र में फंसना पसंद नहीं किया। ना यहाँ कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबने एकजुट होकर कहा कि हम भारतवासी हैं। विरोधी दल के नेताओं को भी मैं सलाम करूंगा। लेकिन यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बारीकी से हमको देखना है और हमारे नीति निर्धारक लोग भी उसको देख रहे होंगे। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, पानी रोकिए खून की नदियां बह जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने अभी 3 दिन पहले क्या कहा था कि भारत ने हमारे मस्जिद को तोड़ा है, हम उनके मंदिरों को तोड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर राम, अब सवाल यहाँ पर ये भी आ जाता है ना कि वर्ल्ड बैंक ने किस तरह से लोन दे दिया, पैसा दे दिया, ये भी तो सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबली सपोर्ट है जिसकी वजह से इस तरह से एक बड़ा स्टेप यहाँ पर उठा लिया गया? देखिए, डिप्लोमेसी में ऊपर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, और फैक्चुअल चीज क्या होती है ये एक समझने की चीज है। अगर बिल्कुल देहाती भाषा में मैं कहूँ उसको, तो पागल कुत्ते के सामने अगर रोटी का टुकड़ा भी डाला जाएगा तो वो पूंछ हिलाएगा, वो कहना मानेगा। लगभग यही हालत थी पाकिस्तान के सामने, यही प्रश्न था। ग्रे लिस्ट में जाना है क्या तुमको? अगर नहीं तो ये मानो तो 1 अरब और 30 लाख डॉलर का उसको जो एक ग्रे लिस्ट में जाने से बचने का रास्ता मिला है, वो उसको मजबूर उसने कर दिया, ऐसा डिप्लोमेटिक चैनल्स का कहना है। रहा सवाल ट्रंप ने अपना रुख क्यों बदला, डिप्लोमेटिक सूत्रों का ही कहना है कि ये सिद्ध करता है कि ट्रंप की और हमारे मोदी जी की केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है जी। ट्रंप के दबाव में नहीं आए जी, बल्कि मोदी जी ने इस पूरे घटनाक्रम की एक एक जानकारी उनको दी थी। हाँ। और उन्होंने, अगर मैं सामान्य भाषा में तो कहूँ, ये उन्होंने कार्यवाही करने के पहले उनसे कह दिया था, दादा 3-4 दिन चुप रहना, मैं जब तक इनको ठोक पीट कर आता हूँ। और वही हुआ। और अब जो है पाकिस्तान को मजबूरी में, इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेट तरीके से देखा जाए तो ये पूरा काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहने में कुछ और करने में कुछ है। देखिए, इस बार जो हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं थोड़ा सा समय लेके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि अमेरिका जो है एक वर्ल्ड पावर है, और पाकिस्तान बना ही था अमेरिका वर्ल्ड पावर के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। अब अमेरिका को भारत चाहिए वॉर में चाइना के अगेंस्ट, परंतु अमेरिका विड्रॉ कर चुका है अफगानिस्तान से, पर फिर भी उसको पाकिस्तान की अभी थोड़ी जरूरत है, उसको छोड़ना नहीं चाहता था। और पाकिस्तान को अगर उन्होंने सीधे भाषा में बोला होता कि आप सीज फायर करिए, तो जो पाकिस्तान के जो मुल्ला आसिम मुनीर हैं उन्होंने कभी नहीं मानना था। तो उन्होंने जरूर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का इस्तेमाल किया होगा यहाँ पे, कैरेट एंड स्टिक। जैसे अभी आपको आपके श्रीवास्तव जी ने भी बोला कि शायद हो सकता है उन्होंने बोला हो भाई IMF की आपने ग्रे लिस्ट में जाना है या ब्लैक लिस्ट में जाना है, वो एक इश्यू था। पहले उन्होंने बोला होगा देखिए
बलोचिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस निकाल रहा है, डिक्लेयर करने वाला है, आपको मदद चाहिए नहीं चाहिए? आपके F-16 ऑलरेडी 50% सर्विसिबिलिटी स्टेट में आ गए हैं, स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने भावलपुर में 7 तारीख को दिखाया कि एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट की नमाज जनाजा एक दूसरा प्रोस्क्राइब टेररिस्ट पढ़ रहा है और पाकिस्तानी आर्मी हैंड इन ग्लव है। तो अगर इन सब के होते हुए आपको 1267 का जो यूएन रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक आपको टेररिस्ट स्टेशन घोषित कर दिया जाएगा, तो आपको ये चाहिए या आपको पैसे चाहिए? तो इसलिए उन्होंने शायद उनको उस तरह बना लिया। तो इस तरीके से हो सकता है कि वो उनकी बात में आ गए और कर लिया। अब आगे क्या होता है, आगे जो हमारा भारत का स्टैंड है, मोदी जी की लाइन बहुत क्लियर है कि ये सीज फायर सिर्फ काइनेटिक सीज फायर है, जो नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं वो चलते रहेंगे पाकिस्तान। 12 तारीख की जो मीटिंग होगी डीजीएमओ की, वो डिसाइड करेगी सीज फायर को कैसे कहा कह रहे हैं कि 12 तारीख को जो डीजीएमओ की बैठक होगी वही डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कड़े शब्दों में कह दिया कि आतंकवाद अगर हुआ तो फिर युद्ध होगा। ठीक है अनिल जी, वो सिर्फ सीज फायर की डिस्कशन होगी, ना कि दूसरे मामलों की। ठीक है ब्रिगेडियर जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये जो आज पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से, जब अमेरिका के धमकाने से, पूरा का पूरा श्रेय मैं सैल्यूट करता हूँ भारतीय सशस्त्र सेना को और भारत के नेतृत्व को। इसका पूरा श्रेय उनको जाना चाहिए। घुटने टेकने का मजबूर किया भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने, जिस प्रकार कल रात और आज दिन में पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, एयर असेट्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, LOC पे सत्यानाश, जितना भी विनाश उनका किया गया, वो उसने मजबूर किया पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए और उनके डीजीएमओ को लाइन पे आने के लिए और माफी मांगने के लिए कि हम फायर रोकना चाहते हैं। ये उसके कारण हुआ है। मैं इसका श्रेय किसी और को नहीं देना चाहिए और ये हमें याद रखना चाहिए कि ये हमारी सशस्त्र सेनाओं ने प्रूव कर दिया है, जैसा शिवाज साहब जी ने कहा कि अगर हमारी तरफ आंख निकालेगा तो उसकी आंखें निकाल के उसके हाथ में दे देंगे। अनिल जी, ये साबित किया है। सवाल तो भरोसे पर आ जाता है ना कि हाँ ठीक है, अगर भारत ने भरोसा कर ये स्टेप लिया है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कितना खरा उतरेगा, अब तो सवाल उस पर आ जाता है। और अगर फिर वायलेट करने की कोशिश करता है तो फिर किस तरह से रिटेलिएट करने की जरूरत है? आशा जी, एक मैं चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके सवाल का जवाब मिलेगा अगर आप सीक्वेंस देखेंगे। सीज फायर मानने से पहले भारत ने एक बहुत कड़ी स्टेटमेंट दी प्रधानमंत्री के हवाले से। उन्होंने कहा इसके बाद इन फ्यूचर एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जीरो थ्रेशोल्ड कर दिया भारत ने, एक शिफ्ट इन पॉलिसी। तो ये चीज थी जिसके कारण पाकिस्तान को भी एक क्लियर कट मैसेज चला गया है। और आप देखिए, अभी जब 12 तारीख के बाद नेगोशिएशन शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी, पहले ही आप देखें जयशंकर जी की स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है कि हम अभी भी इस बात पे अटल हैं कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। हम तो चाहेंगे कि पहले टेररिज्म को खत्म किया जाए। तो ये बहुत सख्त। अब इसके बाद जो भी होगा भारत के टर्म्स एंड कंडीशन से होगा। डीजीएमओ तो मिलेंगे, वो तो ग्राउंड लेवल पे क्या करना है, ट्रूप्स को कैसे पुल आउट करना है, कैसे डीएस्केलेट करना है, वो सब फैसले लिए जाएंगे। लेकिन असली लड़ाई लड़ी जाएगी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और इकोनॉमिक फ्रंट पे। डॉक्टर राम, वो कह रहे हैं डिप्लोमेटिक तरीके से और इकोनॉमिक फ्रंट पर ये पूरी तरह से जो काम है वो किया जाएगा। अब इस तरह से स्टेप जो है वो लिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आशा जी, मैं हमारी फौजी सेना को, नौसेना को, थल सेना को, वायुसेना को, सबको सलाम करता हूँ। उससे ज्यादा सलाम करता हूँ हमारे अजीत डोभाल जी को, और प्रधानमंत्री को तो श्रेय जाएगा ही, कुशल नेतृत्व और डिप्लोमेटिक जो बातचीत करने में जयशंकर जी ने अपने जो एक तरह से जिसको कहते हैं चाणक्य नीति का पालन किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है और देश उनके प्रति अपना अनुग्रह प्रदर्शित करता है। जहां तक सवाल ये है कि वर्तमान स्थिति में आगे क्या होगा, आगे अभी तक क्या हुआ है, क्या हम मजबूर हो गए थे समझौता करने के लिए? कतई नहीं हुए थे। हमने जो भी अभी माना है वो एक टेम्परेरी फेस है और इस बात की गारंटी देना पड़ेगी पाकिस्तान को और आतंक को पालने वाले उनके शीर्ष नेताओं को कि अगर भविष्य में उन्होंने एक भी आतंकवादी भेजा तो ये सीज फायर खत्म हो जाएगा और इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अब तो सवाल ही यहीं पर है ना
कि अगर एक भी आतंकी गतिविधि होती है या घटना होती है तो सीज फायर वायलेट हो जाएगा और युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे, यानी कि एक लाइक वॉर यहाँ पर हो जाएगा। कितने दिन तक टिक पाएगा पाकिस्तान इस बात पर? देखिए, पाकिस्तान को इसलिए टिकना पड़ेगा पाकिस्तान कि अभी जो भारत। एक सेकेंड डॉक्टर राम, एक सेकेंड, ब्रिगेडियर धीमान। देखिए, पाकिस्तान अगर दोबारा पाकिस्तान वायलेट करता है, जैसे मोदी जी ने बोला है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, तो अब की बारी जो हमारा हमला होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। मैंने बोला कि 2 दिन के अंदर, 2 रातों के अंदर हमने उनकी कमर तोड़ दी थी एज फार एज देयर एयर सुपीरियरिटी इज कंसर्न, या बाकी उनके एसेट्स हैं या पीओजेके में जो उनके एसेट्स थे, तो वो उसमें कोई शक नहीं है। परंतु अगर अभी दोबारा करेंगे तो वो राइट हमारे पास है, वी हैव द राइट टू रिएक्ट, वी हैव द राइट टू स्ट्राइक अगेन। पर मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि मोदी जी की समझ के मुताबिक हमारा जो रिएक्शन है वो एक मेजर्ड और रिस्पॉन्सिव रिएक्शन है, इंटीग्रेटेड रिएक्शन है। क्योंकि अगर हम युद्ध फुल फ्लेज वॉर पे जाएंगे तो हमारा जो सपना है 2027 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, उसको भी बहुत हिट लगेगा। तो इसलिए ये बेटर ऑप्शन चूज किया गया, चाहे वो अमेरिका की मदद से या भारत की सेनाओं की एक्शन से, जो भी है। अभी हमने उसके बाद पाकिस्तान को एक और बड़ी खबर देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर सीज फायर के कुछ घंटों के बाद ही कई इलाकों में सायरन बजना शुरू हो गए हैं। बॉर्डर पर गोलाबारी की खबरें आ रही हैं और सीज फायर के कुछ घंटों के बाद ही इस तरह से खबरें मिल रही हैं। बॉर्डर पर गोलाबारी की खबरें आ रही हैं, लेकिन वाकई में अगर इसमें सच्चाई है तो फिर इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जा सकता है। बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आप देखिए सीज फायर के कुछ घंटों के बाद ही कई इलाकों के अंदर सायरन बज रहे हैं और बॉर्डर पर गोलाबारी की खबरें आने अब आप देखिए किस तरह से शुरू हो रही हैं। यानी कि एक एक करके खबरें आ रही हैं कि सायरन बज रहे हैं, गोलाबारी बॉर्डर पर यहाँ किस तरह से हो रही है। ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि कुछ घंटे पहले ही एमआईए की तरफ से यहाँ पर बड़ी बैठक की गई और उसके बाद आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी बात जरूर कही गई कि सीज फायर हो गया है, दोनों देशों की सहमति के साथ ये सीज फायर किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी दोनों देशों को बधाई यहाँ पर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बॉर्डर पर गोलाबारी की खबरें आ रही हैं तो फिर एक बड़ा सवाल पाकिस्तान पर भी जरूर उठता है, क्योंकि कायराना हरकत पहले से ही लगातार जारी की गई है और अगर अब ये हरकत हुई है तो इसका जवाब मुंह तोड़ किस तरह से दिया जाना चाहिए, इस पर अब मंथन करना जरूरी है। क्योंकि लगातार आप देखिए खबरों का सिलसिला जारी है और सीज फायर के कुछ घंटों के बाद ही इस तरह से सायरन बजने शुरू हो गए हैं, ये खबरें आ रही हैं। ब्रिगेडियर अनिल, जिस तरह से तमाम खबरें आप भी देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप ही ने इस सवाल को रखा था, खबरें ये आ रही है कि गोलाबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है बॉर्डर पर। अभी इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन खबरें आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैंने भी कहा है कि ये एक जिहादी फौज है, ये इनके ऊपर डिसिप्लिन लागू नहीं होता है, इनको कमांड एंड कंट्रोल लागू नहीं होता है, लोकल कमांडर्स हायर कमांडर्स की बात नहीं मानते हैं। तो ये जो है एक किस्म की बचकाना हरकत है लोकल कमांडर्स से, उन्होंने अपने बड़े कमांडर्स की बात नहीं मानी। और 24 घंटे दीजिए, स्टेबलाइज होने में 24 घंटे लगेंगे, मुझे लगता है 24 घंटे के बाद हालात सुधरेंगे। क्योंकि डीजीएमओ से जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि एलसी एक्टिव रहेगी, उन्होंने कि हम सारे हथियार फायर करना बंद कर देंगे। तो उसमें ये भी एक्सेप्टेड था कि ये यहाँ पे एलसीबी नहीं छेड़ेंगे, लेकिन कुछ कहीं पे या तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, डेलिब्रेट है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, स्टेबलाइज हो जाएंगी। आज काफी लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप सीज फायर से खुश हैं? मेरा सिंपल जवाब है हाँ, मैं सीज फायर से खुश हूँ, क्योंकि वो भारत का स्टेटेड एम था, वो था दहशतगर्दी को खत्म करना, उसके ठिकानों को ध्वस्त करना और उसके बैकर्स को इतना नुकसान पहुंचाना कि वो याद रखेंगे। बैकर्स कौन थे? डॉक्टर राम, पाकिस्तान मिलिट्री। अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, सीज फायर हो गया है, उसके बावजूद कुछ घंटों के बाद अगर आप गोलाबारी शुरू कर देते हैं तो फिर किस तरह की कार्रवाई, जिस तरह से पहले ही मैंने आपसे सवाल किया, हो सकती है? देखिएगा, इससे स्पष्ट है कि वहां पर पाकिस्तान में जो सत्ता पर बैठे हुए हैं पुतली कठपुतली प्रधानमंत्री और उनकी टीम, जिन्होंने ये सीज फायर के लिए सहमति दी है, और आर्मी के मुल्ला मुनीर कतई नहीं चाहते सीज फायर हो। इसलिए नहीं चाहते कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि वहां अभी उन्होंने कर्फ्यू लगाया है, कर्फ्यू के साथ में उन्होंने क्या कर दिया है
नागरिक विमानों को उड़ा रखा है। जब कर्फ्यू लगा तो नागरिक विमान कैसे उड़ सकते हैं? तो कर्फ्यू तो नाम मात्र के लिए लगाया है, और अब वो ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे कि वहां मार्शल लॉ लगाएं, क्योंकि वहां पर आज की स्थिति में नवंबर में इनको एक्सटेंशन मिलने का था, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना ने उनकी कमर तोड़ दी है, अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की जनता वहां के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के टोटली अगेंस्ट हो गई है, गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई है। यही मुल्ला मुनीर चाहते थे, और अगर इन्होंने सीज फायर का पालन नहीं किया तो ये मानकर चलिए कि मुल्ला मुनीर वहां पर आपातकाल लगाकर और स्वयं डिक्टेटर बनने के प्रयास हो रहे हैं। मुझे ब्रिगेडियर अनिल, नजर यहाँ से तो तस्वीरें फिर बिल्कुल साफ हो जाती है ना कि हाई लेवल जो है वो नीचे वालों को अभी तक अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाया है, और अगर कन्वे हुआ है तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ है? पालन इसलिए नहीं हुआ कि ब्रिगेडियर मैंने कहा जिहादी आर्मी है, सेकंड, इनकी माइंडसेट और इनकी सोच जो है वो जिहादी सोच है। जी बोलिए बोलिए। तो इनकी जो सोच है वो जिहादी सोच है। ये डिसिप्लिन, देखिए किसी भी आर्मी का जो एक असेट होती है वो होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, क्योंकि ये आर्मी जो है कभी भी प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करती है। तो इसलिए ये जैसा मैंने कहा, ये लोकल कमांडर जो है वो हायर कमांडर्स की बात नहीं मान रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। और अभी नहीं, ये प्रेसिडेंस है, पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा किया है, चाहे कारगिल हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो। तो इसलिए ये चीज एक्सपेक्टेड थी। और अब जब सीज फायर, सबसे पहले मैंने यही कहा था कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें इनके ऊपर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये भरोसे के नाकाबिल है। ब्रिगेडियर देवान, अभी जिस तरह से सीज फायर को लेकर बात हुई थी उसके कुछ घंटे ब्रिगेडियर अनिल भी कह रहे थे कि 24 घंटे अभी वॉच करने के लिए पूरी तरह से यहाँ नजर गड़ाई जानी चाहिए थी, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखा जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से कायराना हरकत हुई है तो मुंहतोड़ जवाब तो दिया गया होगा और दिया भी जाना चाहिए, और हमारे जवान लगातार इस पर जवाब दे भी रहे हैं इतने दिनों से? देखिए, जवाब की ज्यादा सवाल है। अगर आप बाहर देखेंगे स्टूडियो के बाहर, तो जम्मू ऑलरेडी ब्लैकआउट में आ गया है। आप चेक करिए, जम्मू इज ऑलरेडी अंडर ब्लैकआउट। तो जहां तक पाकिस्तानी आर्मी का सवाल है, उनका जो मिडिल रंग और लोअर रंग है वो ऑलरेडी रिवोल्ट कर चुका है, और उनको थ्रेट दी गई है कि यदि आप रेजिग्नेशन पुट अप करेंगे तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। अब ये लोग कौन है? ये लोग हैं इमरान खान के समर्थक, जो उसकी विचारधारा के साथ चलते हैं, ना कि चलते हैं आसिम मुनीर की विचारधारा के साथ। और ये मिडिल लेवल के जानेंगे, सीओ लेवल के जो लोग हैं, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली फाइटिंग। तो अब वो जानबूझ के नहीं माना है, या उसकी उल्लंघन कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन फेलियर है। क्योंकि देखिए 4:30 बजे तो डिसीजन हुआ है कि सीज फायर होगा, और विद इफेक्ट फ्रॉम 5 o'clock, आधे घंटे में मैसेज पास करना इतना मुश्किल काम नहीं है। वैसे हो सकता है, परंतु हो सकता है उसमें कहीं पे कुछ कमियां रह गई हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, डिफिकल्ट एरियाज में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। परंतु सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बहुत जबरदस्त फूट पड़ चुकी है, आइडियोलॉजिकल फूट पड़ चुकी है, और आधी से ज्यादा आर्मी जिहादियों के साथ मर्ज हो चुकी है। तो इट इज नॉट अ पाकिस्तानी और जिहादी, पाकिस्तानी आर्मी और जिहादी एक ही एस्टैब्लिशमेंट में आगे, हमको आप अलग करके नहीं देख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर डिमांड करने के लिए। ब्रिगेडियर अनिल, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर राम, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से खबरें आ रही हैं, और अगर वो वाकई में सच है, तो फिर पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि अगर आपसी सहमति के साथ सीजफायर हुआ है तो फिर उसका वॉयलेशन क्यों किया गया? कटघरे के अंदर यहां इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को खड़े करना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।